नमस्ते साथियों, आज हम सारणिक और आयु के अनुप्रयोग के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सारणिक और आव्यूह के अनुप्रयोग इसका मतलब है कि कुछ गणितीय समस्याएं जिनका हल हम आव्यूह और सारणिक दोनों की मदद से ज्ञात करते हैं। अब महत्वपूर्ण ये हो गया कि आव्यूह और सारणिक में कोटि किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, सारणिक सदैव वर्ग कोटि की होती है, तो जो भी हम आव्यूह काम में लेंगे वह भी निश्चित ही उसकी कोटि भी वर्ग कोटि ही होगी। क्लियर हो गई बात? तो कहने का तात्पर्य हुआ सारणिक और आव्यूह दोनों ही वर्ग कोटि के होंगे। क्लियर है? दोनों कैसे होंगे? वर्ग कोटि के होंगे। ये क्लियर धारणा है हमारी। क्लियर बात होगी? अतः सारणिक और आव्यूह दोनों ही कैसे होंगे? वर्ग कोटि के होंगे। अब देखिएगा, सारणिक और आव्यूह का जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है वह है दो या तीन चर राशियों वाले समीकरण निकाय को हल करना। ये महत्वपूर्ण हो गया। दो या तीन चर राशि वाले समीकरण निकाय को हल करना। तो अब दो या तीन राशि वाले समीकरण निकाय कौन से हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, दो चर राशि, तीन चर राशि। दो चर राशि के संदर्भ में a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दो चर राशि वाले हैं। और तीन चर राशि वाले कौन से कहलाएंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये मेरे पास तीन चर राशि वाले समीकरण निकले। क्लियर हो गए? यहां दो चर राशियां और यहां तीन चर राशि। अब समझने की कोशिश कीजिए कि चर राशि कौन सी है, अचर राशि कौन सी। तो यहां पे एक्स वाई चर राशि है, एक्स वाई चर राशि है, और a1 a2
B1 B2 तथा C1 C2 अचर राशियां हैं। अचर राशियां क्लियर हो गए बात। एक्स और वाई अचर राशियां हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 अचर राशियां। ये चीज भी क्लियर हो गया। वहीं यहां पे इस और बात करेंगे एक्स वाई जेड चर राशियां हैं। ये कौन सी राशियां? चर राशियां। ये एक्स वाई जेड कौन सी राशि? चर राशियां। वहीं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 अचर राशियां। अचर राशि क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पे C1 और C2 अचर पद है। C1 और C2 अचर पद है। यह आपके कांस्टेंट स्टेप है। कांस्टेंट टर्म है इसकी कांस्टेंट टर्म है। यहां इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? D1 D2 by D3 ये इसकी कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गई। अचर पद है। जीकेस के अचर पद है। अचर समझ में आ गया। तो देखिए विद्यार्थियों सारणिक आव्यूह के अनुप्रयोग में पहली कंडीशन का सारणिक और आव्यूह दोनों ही वर्ग कोटि के होंगे। अर्थात इनकी कोटि कैसी होगी? वर्गाकार होगी। अर्थात वर्गाकार आव्यूह होंगे और वर्गाकार आव्यूह को हम सारणिक भी कहते हैं। और प्रत्येक आव्यूह सारणिक नहीं होता है जबकि प्रत्येक सारणिक आव्यूह होती है। 2 या 3 चर राशि वाले समीकरण निकाय को हल करना। तो 2 चर राशि वाला ये है और 3 चर राशि वाले ये है। अब देखो 2 चर राशि वाले जो समीकरण निकाय है इन्हें कक्षा 10वीं में हल किया है। कक्षा 10वीं में हल किया मैं इनको। अतः इनको हम युगपत समीकरण के नाम से जानते थे। युगपत समीकरण कौन सी क्लास में? सिमल्टेनियस इक्वेशंस। किसमें जानते थे? इन 10th क्लास में हम इनको किस नाम से जानते थे? युगपत समीकरण अर्थात सिमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से जानते थे। और ये जो है ये आपके कक्षा 10 में नहीं, ये आपकी 11th क्लास के अंदर लगा। अब देखें ये जो 2 चर राशि और 3 चर राशि वाले समीकरण है एक घातीय। ये भी कैसे? रैखिक समीकरण निकाय है। ये कौन से? रैखिक समीकरण निकाय। समीकरण निकाय कौन से समीकरण निकाय है? रैखिक समीकरण निकाय। इसको आप लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय अर्थात लीनियर इक्वेशन सिस्टम। लीनियर इक्वेशन सिस्टम रैखिक समीकरण निकाय। अब रैखिक समीकरण निकाय की पहचान कैसे करते हैं? कि ऐसे समीकरण जिनकी चर राशियों पर सदैव इकाई घात यूनिट पावर इकाई घात होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो अब यहां पे जो युग्म समीकरण है उसको हम 3 प्रकार से करते थे। विलोपन विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, वज्र गुणन और ग्राफ। ठीक है। इस 4 प्रकार से हम 2 चर राशि वाले समीकरण निकाय कौन करते थे या युगपत समीकरण को अपन हल करते। कौन से समीकरण? अपने युगपत समीकरण अर्थात सिमल्टेनियस इक्वेशंस है बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बाय ग्राफिकल मेथड। ओके। अब इसको नजरअंदाज करते हैं इनके संदर्भ में जानकारी नहीं रखनी है। हम इनको हटा करके हमें केवल सारणिक आव्यूह की सहायता से हम इसको ज्ञात करना चाहेंगे, समीकरण निकाय को ज्ञात करना चाहिए। अर्थात हमें विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और ग्राफ को छोड़ करके कक्षा 11 के आधार पर हम इसको किसी विधि से करेंगे। समीकरण निकाय को हम आरपी और सारणिकों की मदद से
हल करना सीखेंगे। अब देखिएगा, जब हल करना सीखेंगे तो नेक्स्ट देखिएगा आप कैसे हल करते हैं, इनको हम कैसे हल करेंगे। देखिएगा, अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तीन चरराशि वाले समीकरण निकाले, तीन चरराशि वाले समीकरण निकाय। ठीक है, तीन चरराशि वाले समीकरण निकाय। तो इन तीन चरराशि वाले समीकरण निकाय के द्वारा हम तीन आव्यूह का निर्माण करेंगे, अर्थात इसका जो मानक रूप है, इन तीनों का जो मानक रूप है, मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स बराबर बी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जहां एक आव्यूह एक्स आव्यूह और बी भी एक आव्यूह। अब देखिए, एक आव्यूह ए, आव्यूह ए, आव्यूह ए को हम कहेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये आव्यूह ए है। वर्ग आव्यूह होना चाहिए 3 × 3 x आव्यूह x y z, ये कौन सी कोटि का? 3 × 1 कोटि का। और b दूसरा आव्यूह है, ये d1 d2 d3, 3 × 1 कोटि। क्लियर हो गया? अलग अलग ऑर्डर आ गए, 3 × 3, 3 × 1 और 3 × 1, एक बराबर है। क्लियर? ये सब आव्यूह ऑल इज मैट्रिक्स, ऑल इज मैट्रिक्स, ये इसका स्टैंडर्ड रूप है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, चूंकि ax बराबर b है, a इनवर्स से दोनों a इनवर्स से दोनों पक्षों का अदिश गुणन, आव्यूह में सदैव कौन सा गुणन आता है? अदिश गुणन। जब देखते हैं, इसलिए a इनवर्स डॉट a ब्रैकेट कैपिटल X बराबर a इनवर्स डॉट b, a इनवर्स डॉट a इक्वल टू I आइडेंटिटी रिलेशन मैट्रिक्स a इनवर्स b। क्लियर है? तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ I इक्वल टू होता है 1k, तो कैपिटल X इक्वल टू a इनवर्स b। लो साहब, अर्थात आव्यूह x का मान किसके इक्वल होगा? a इनवर्स b के इक्वल होगा। क्लियर हो गया बात? जहां v है स्टैंडर्ड a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a, ये हमने पढ़ा है कि a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a होता है, ये अपन ने पढ़ा। तो इसको यदि मैं रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 बाय रिलेशन 1 and 2 we find capital X equal to adjoint A upon mod of A dot B, स्केलर प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त करेंगे। वैसे स्केलर प्रोडक्ट किसमें आता है? वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत आता, सदिश विश्लेषण में आता। कुल मिलाकर के मेरे पास x जो आव्यूह है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? एडजॉइंट A अपॉन मोड ऑफ A डॉट B।
यही मुझे याद करना है, इसे मुझे याद करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए विद्यार्थी, थोड़ा और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस एक्सरसाइज टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। Then, with the help of matrix and determinants, thus we find the solution of linear equation system. In mathematics, the linear equation system depends on one variable, two variable and three variable. When one variable is x, then equation system is a1x equal to c, and variable are x and y, then equation system, linear equation system is a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2. And also an linear equation system has three variables. Then the linear equation is called a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z equal to d3. Okay? Now, how we find the variable of x and y, respectively x, y and z. On these equations are shown in standard form ax equal to b, then matrix of A, matrix of x and matrix of b. We find matrix of x. Matrix of x is 3 into 1 order, and matrix of x is in 3 into 3 order, and matrix of b is equal to 3 into 1 order. We write ax equal to b and product A inverse by left hand side and right hand side to relation Ax equal to B. Then we can write A inverse dot A x equal to A inverse dot B. A inverse dot A is equal to I, where I is a identity matrix. The value of identity matrix is equal to 1 unit and 1. Then x is equal to A inverse dot B. Where x is a matrix, A inverse is called invertible of matrix A or inverse of matrix A. Inverse of matrix A is equal to adjoint A upon mod of A. Mod of A, the value of determinants A. We can not find the value of matrix, and also we can find the value of determinants.
And shortly, we can say every matrix has not a value, but every determinant has a special value. If the value of determinants mod of A does not equal to 0, then the solution of linear equation system is unique, and the value of determinants of A is equal to 0, then the solution of linear equation system does not find. ओके, अब हम एक एग्जांपल द्वारा इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं। इस एग्जांपल के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27, समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2x plus 5y equal to 1, 3x plus 2y equal to 7। ओके, ये दो चरराशि वाला समीकरण निकाय है। यहां ax equal to b, तब आरयू ए इक्वल्स टू 2 5 3 2, आरयू एक्स इक्वल टू एक्स वाई, एंड आरयू बी इक्वल्स टू 1 7। ओके, नाउ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी and x equal to adjoint A upon mod of A dot B, the relation of phi। अब adjoint A फाइंड करने के लिए मुझे आरयू ए के सेकंड ज्ञात होने चाहिए। तो आरयू ए के सेकंड, देखिए 2 का सेकंड, 2 का सेकंड, 2 वाली पंक्ति को कॉलम को छोड़ दीजिए, बराबर 2। 5 का सेकंड 3, 3 का सेकंड 5 और 2 का सेकंड 2। अब साइन लगाएंगे अपन। किसी भी सेकंड के पर साइन का निर्धारण करते हैं -1 की पावर i प्लस j। पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्लस का चिन्ह, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का चिन्ह, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का चिन्ह एंड पॉजिटिव। देन अब देखिएगा, एडजॉइंट A इक्वल टू, पहले तो ये लिख देंगे सेकंड आरयू, सेकंड आरयू ए इक्वल टू 2 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड 2। एडजॉइंट ए इक्वल टू ए की पावर टी, अर्थात परिवर्त मैट्रिक्स करेंगे 2 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड 2। देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 माइनस का 5 2। ये एडजॉइंट ए के है, रिलेशन 2।
ओके, ये एडजॉइंट ए का मान। अब यहां से मोड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। मोड ऑफ ए का इसको मैं इसके रूप में लिखे अपन, इसको साइन के रूप में लिखेंगे। तो 2 into 2, यहां से 2 into 2 माइनस माइनस प्लस 5 into 3, 4 minus 15 equal to माइनस का ये। ओके, रिलेशन 3। अब देखिएगा x इक्वल टू, x को मैं लिख सकता हूं, x आगे को x y इक्वल टू एडजॉइंट a। एडजॉइंट a मेरे पास है 2 माइनस का 5 माइनस का 3 इंटू मोड ऑफ ए माइनस का 1/11, क्योंकि मोड ऑफ ए की होगी माइनस से, और मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 7। ओके, अब नाउ माइनस का 1/11, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2 into 2 का, और ये हो गया अपने पास 2 into 1 का। ठीक है, 2 into 1, तो पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, सॉरी, तो ये हो गया मेरा 2 into 2, आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या बराबर आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या। एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए डॉट बी। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 into 1 प्लस माइनस का 5 into 7, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, माइनस का 3 into 1 प्लस 2 into 7। ओके, अब माइनस का 1/11 इक्वल टू 1 माइनस 35 माइनस का 3 प्लस 14। नाउ वी कैन राइट माइनस का 34 11, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रह गया, इसको देखिएगा 1 2 into 1, सॉरी 2 into 1, 2 into 1 2, तो देन 33, तो माइनस 11 से भाग देंगे तो मेरे पास आ गया 3 और यहाँ माइनस 1। कंपेयर x and y in same order, then x equal to 3 and y equal to माइनस 1, ये मेरे को प्राप्त। अब आप इसे इस इक्वेशन में रख करके भी हल कर सकते हैं। 3 दूना 6, 5 into माइनस का 5, 6 में से 5 गया तो 1 गया। ओके, 3 3 जा 9 और y इक्वल टू 2 माइनस का 2, 9 में से 2 गए तो 7 इक्वल। इस प्रकार से हम दो चर राशि वाले समीकरण निकाय को हमने हल किया। इसी प्रकार से आप 3 चर राशि वाले समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। अर्थात किसी भी समीकरण निकाय को हल करने के लिए ये पर्याप्त प्रतिबंध है कि आपको सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करना आना चाहिए, और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें उपसारणिक तथा सहखंड का ज्ञान होना चाहिए, और सहखंड आव्यूह को परिवर्तित करने पर ही मेरे पास सहखंड आव्यूह प्राप्त होता है। इसके भी मुझे पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उपसारणिक तथा सहखंड में क्या अंतर है? उपसारणिक जहाँ संगत आव्यूह की एक सारणी होती है, वहीं सहखंड संगत आव्यूह का चिन्ह के साथ एक आव्यूह होता है कि संगत आव्यूह कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में, उसके आधार पर मुझे उसका चिन्ह लगाना है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से हम 3 into 3 कोटि के जो हमारे पास आव्यूह है उसके आधार पर हम समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब देखिएगा मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 20 है। एग्जाम्पल नंबर 28। ओके, एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 28 एग्जाम्पल 28। ये मेरे पास 3x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल्स टू 8, 2x प्लस का y माइनस का z इक्वल टू 1, 4x
माइनस का 3y प्लस का 2z इक्वल टू को आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? आव्यूह विधि से। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जो तीन चर राशि वाले समीकरण निकाय है, तो मैं जानता हूं क्योंकि ax बराबर b एक संबंध होता है। ओके, तो जहां एक की वैल्यू में दो चर राशि वाले में बताया था a1 b1, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 3 माइनस का 2 और 3, 2 1 माइनस का 1, 4 माइनस का 3 एंड x और y, x y एंड z के कोफिशिएंट है, ये 3 इंटू 3 कोटि का है। इसी प्रकार से x है मेरे पास x y एंड z। इसी प्रकार से b मेरे पास है 8 1 एंड 4। क्लियर है? अर्थात इसके द्वारा मैंने ये फाइंड कर दिया। अब विशेष सत्य क्या है, मुख्य चीज क्या है, इसको समझते हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्डर का एक आव्यूह है, तो यहाँ पे 9 आपके क्या बनेंगे? सहखंड बनेंगे। 9 कितने बनेंगे? सहखंड बनेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सहखंड को कैपिटल के द्वारा व्यक्त करते हैं, a11 अर्थात 3 इक्वल टू, ये दोनों आएंगे 1 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 1, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1। चलो a12 अर्थात माइनस का 2 इसकी जगह, ये कॉलम और ये पंक्ति गई, ये 2 2 जा 4 और 4 प्लस 8 माइनस का 8। इसी प्रकार से a13 अर्थात 3 के लिए ये 3 2 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट। इसी प्रकार से आपका a21 की जगह 2 बेटा और 2, ये कॉलम और ये पंक्ति गई, तो माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4 और प्लस का 9 अर्थात 5 प्लस का 9 अर्थात 5 अर्थात माइनस का 5। a22 अर्थात 1 के लिए सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, तो माइनस का 6। a23 अर्थात माइनस का 1 इक्वल टू सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 3 जा 9 माइनस का 9 और प्लस का 6, 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का 8, तो माइनस का 9 प्लस का 8 1 हो गया। ओके, इसी प्रकार से a31 4 के लिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3 अर्थात माइनस का 1। ओके, a32 की जगह कौन बेटा हुआ? माइनस का 3, माइनस का सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 अर्थात माइनस का 6, तो प्लस का 6। ओके, a33 की जगह कौन है? 2 है, तो ये हो गया मेरे पास 3 प्लस 4 तो 7। एक बार इसे अपन एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने सहखंड से क्या किए हैं या नहीं किए। माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 1 7 एंड 9। ओके, ऑल इज राइट है। देखें माइनस का 3 में ये माइनस का 3 है, यहाँ से गया ये गया, माइनस का 3 ये गया और ये गया 3 माइनस का 3 और माइनस का 6। ओके, माइनस का 3 एंड माइनस का 6। ओके, प्लस का 6। ओके, तो सहखंड आगे देखिएगा आप, सहखंड आव्यूह अर्थात सहखंड का आव्यूह ए हो गया मेरे पास, आराम से मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10। ओके, माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1। ओके, माइनस का 1 प्लस का 9 एंड 7। ये मेरे पास सेकंड आव्यूह प्राप्त हो चुका है, -1। ओके, अब ये कह रहा है कि सहखंड एडजॉइंट ए फाइंड करना मुझे, एडजॉइंट ए अर्थात a की पावर t
अर्थात इसको मैं लिखूंगा -1 -8 -10 -5 -6 and 1 -1 9 and 7 power 3. Then we divide -1 -8 -10 -5 -6 and 1 -1 9 and 7. ये मेरे पास एडजॉइंट भी फाइंड. ओके, अब मुझे तो क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या ज्ञात करना है. तो x इक्वल टू क्या होता है बेटा, x इक्वल टू होता है a इनवर्स डॉट b और a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट a अपॉन मोड ऑफ a डॉट b. और x को मैं क्या बोला कि x को मैं लिख सकता हूं x y एंड z. अब मोड ऑफ a अर्थात इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी सेकंड की हेल्प से. माइनस का 3 यहाँ लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 3 यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इसको माइनस का 3 प्लस का 16 और माइनस का 30. तो 30 से 3 33, 33 में से 16 गए तो 17 माइनस के 17 माइनस के 17 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई. तो ये लिखूंगा 1/1 माइनस का 17. एडजॉइंट मेरे पास है -1 -5 -1 माइनस का 8 माइनस का 6 and 9 माइनस का 10 1 and 6 डॉट बी. बी की वैल्यू क्या 8 1 and 4. ओके, अब इसमें लिखेंगे माइनस का 1/17 मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस का 1 इंटू 8 माइनस का 8 माइनस का 5 इंटू 1 माइनस का 5 माइनस का 1 इंटू 4 माइनस का 4 माइनस का 8 इंटू 8 क्लियर. माइनस का 6 इंटू 1 क्लियर. प्लस का 9 इंटू 4 क्लियर. माइनस का 10 इंटू 8 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का 7 इंटू 4. ओके, इसको लिखेंगे माइनस का 1/17 इक्वल टू 8 5 13 17 माइनस के 17 माइनस के 64 माइनस का 6 प्लस के 36 माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 728. इसको लिखेंगे माइनस का 1/17 इक्वल टू 66 में से 36 गया, 70 में से 36 गया तो माइनस का 34. ये हो गया माइनस का 17 माइनस का 34. और यहाँ पे मेरे पास -80 में से 29 गया, इसमें से 9 गया तो 1 50 माइनस का 51. इसको यदि मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ गया 1 2 and 3 51 आया ना यहाँ पे मेरे पास. और इसको मैं कंपेयर कर दूंगा x y and z से. Then we get a value of x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 3. Okay? 1 2 3 को आप इसके अंदर रखिए 1 2 3 2 माइनस का 4 3 3 जा 9 9 और 3 12 12 में से 4 गया तो 8. ओके, ऐसे 1 2 2 4 2 and 4 equal to 6. Sorry, 2 into 1 2 2 4 minus 3 equal to 1. Okay, all is right. तो इस प्रकार से हम 3 into 3 ऑर्डर के आव्यूह के द्वारा हमने 3 चर राशि वाले समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखा है. तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जब भी हमारे पास 3 चर राशि वाले समीकरण निकाय का हल हम आगे विधि से ज्ञात कर सकते हैं. और आप ये पक्का मान के चलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं स्तर के गणित के प्रश्न पत्र में इससे संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है. ये हमारे को आना चाहिए. अगेन समझ, किसी भी 2 या 3 चर राशि वाले समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमें ax बराबर b का ज्ञान होना चाहिए. जहाँ एक समीकरण निकाय की चर राशि के गुणांकों का एक आव्यूह है, जहाँ कैपिटल X समीकरण निकाय में उपस्थित चर राशि का आव्यूह है, वहीं कैपिटल B समीकरण निकाय में प्रयुक्त अचर पद का
अवयव, प्रयुक्त किसका, अचर पद का अवयव। तो ax बराबर b होता है, ये हमारे को ध्यान रखना है। और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। धन्यवाद।